सोचिए, एक आम परिवार की कहानी। मान लीजिए रमेश और सुरेश दो भाई हैं और उनकी एक बहन है, सुनीता। पिता के देहांत के बाद दोनों भाई गांव की पुश्तैनी जमीन पर मिलकर खेती कर रहे हैं। सब ठीक चल रहा है, जब तक सुनीता, जो अब शहर में रहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने हिस्से के पैसे मांगती है। भाई पहले तो टालम टोल करते हैं, फिर पंचायत बैठती है, लेकिन बात नहीं बनती। आखिर में भाई साफ कह देते हैं, शादी में खर्च कर तो दिया था, अब कैसा हिस्सा। जब परिवार में बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो सुनीता के पास क्या रास्ता बचता है? और यहीं से मेरा ख्याल है कहानी शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं पार्टीशन सूट। बिल्कुल, संपत्ति विभाजनवाद। आज हम इसी कानूनी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये केस क्या है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, कौन से दस्तावेज चाहिए और अदालत में कदम दर कदम क्या होता है। हमारे पास कुछ कानूनी लेख और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत जरूरी फैसले हैं जो इस जटिल प्रक्रिया पर रोशनी डालते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पहले दिन अदालत नहीं जाना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब चाहते हैं कि मामला घर में ही सुलझ जाए। लेकिन जब कोई बदनीयती पर उतर आए और हक देने से ही मुकर जाए, तब यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक जरूरी हथियार बन जाता है। तो वो कौन सी ठोस वजहें हैं जिन्हें लेकर सुनीता जैसा कोई व्यक्ति अदालत जा सकता है? ये तो नहीं कह सकते कि भाई बात नहीं मान रहे। कानून को तो कोई ठोस आधार चाहिए होता होगा। बिल्कुल, कानून भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर चलता है। पार्टीशन सूट के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और सबसे बुनियादी, संपत्ति अविभाजित यानी अनडिवाइडेड होनी चाहिए। मतलब उसका कोई रजिस्टर्ड बंटवारा पहले न हुआ हो। हमारी कहानी में रमेश, सुरेश और सुनीता की जमीन अभी भी उनके पिता के नाम पर ही है, तो ये शर्त पूरी होती है। ठीक है, ये तो सीधा है। और दूसरा है अधिकारों का इनकार, यानी डिनायल ऑफ राइट्स। जैसा रमेश और सुरेश ने किया, उन्होंने सुनीता के कानूनी हक को मानने से ही इनकार कर दिया। ये मुकदमे का सबसे आम और मजबूत आधार होता है। तीसरा आधार है जब पंचायत जैसे अनौपचारिक समाधान नाकाम हो जाएं। और चौथा है अवैध कब्जा, यानी अनलॉफुल ऑक्यूपेशन। मान लीजिए रमेश ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया होता और सुरेश और सुनीता को घुसने भी नहीं देता, तो ये भी एक मजबूत कारण बनता। सही। सुनीता के केस में पहले 2 आधार तो साफ साफ लागू होते हैं। समझ गया। तो अब सुनीता ने तय कर लिया कि वो केस करेगी। अब उसे सबूत चाहिए होंगे। मुझे लगता है सबसे जरूरी कागज तो जमीन की रजिस्ट्री या केवाला होगा, है ना, जिससे पता चले कि जमीन परिवार की है। वो बेहद जरूरी है, लेकिन आप हैरान होंगे कि कई बार उससे भी ज्यादा जरूरी दस्तावेज होता है वंशावली, यानी फैमिली ट्री। वंशावली? वो क्यों? वो तो बस एक पारिवारिक चार्ट है जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चों के नाम होते हैं। उसकी कानूनी अहमियत क्या है? अदालत के लिए वो सिर्फ चार्ट नहीं है। अच्छा। वो इस बात का पक्का सबूत है कि आप, यानी सुनीता, उसी परिवार की कानूनी वारिस है भी या नहीं। आप सोचिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर तो पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता। सही बात है। वंशावली ये साबित करती है कि सुनीता उन पिता की बेटी है जिनके नाम पर संपत्ति है। इसके बिना रजिस्ट्री या खतियान पर आपका दावा भी कमजोर पड़ सकता है। ये आपके हक को परिवार के इतिहास से जोड़ता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो वंशावली सबसे ऊपर, और इसके अलावा? संपत्ति पुश्तैनी है। अगर खरीदी गई है तो केवाला, यानी सेल डीड। अगर वसीयत है तो वो भी एक अहम दस्तावेज है। साथ में जमीन का नक्शा और लगान की ताज़ा रसीदें ये दिखाती हैं कि संपत्ति पर आज भी परिवार का ही नियंत्रण है। अच्छा। ये सारे कागज मिलकर सुनीता के केस को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो अब सुनीता के पास कारण भी है और सबूत भी। वो वकील के पास जाती है और केस फाइल हो जाता है। इसके बाद अदालत जो फैसला सुनाती है उसे डिक्री कहते हैं, है ना? क्या ये एक ही बार में फाइनल होती है? नहीं, और यही इस प्रक्रिया की एक खास और अक्सर न समझी जाने वाली बात है। इसमें 2 मुख्य चरण होते हैं। पहली होती है प्रारंभिक डिक्री, यानी प्रिलिमिनरी डिक्री। ओके। इसमें अदालत सिर्फ ये तय करती है कि किसका कितना हिस्सा है। जैसे अदालत कह सकती है कि रमेश, सुरेश और सुनीता तीनों का 1/3 यानी 33.33% हिस्सा है, बस। अच्छा, तो इसमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सी जमीन किसे मिलेगी? बिल्कुल नहीं। वो काम होता है अंतिम डिक्री, यानी फाइनल डिक्री में। प्रारंभिक डिक्री के बाद अक्सर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जो जमीन पर जाकर उसका मूल्यांकन करता है और बताता है कि उसे कैसे बराबर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है।
उस रिपोर्ट के आधार पर अदालत अंतिम डिक्री जारी करती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा सुनीता को, कौन सा रमेश को और कौन सा सुरेश को मिलेगा। अच्छा, ये दूसरा कदम असल बंटवारे को अंजाम देता है। तो ये जो 2 भाग वाला सिस्टम है, क्या इसका कोई खास कानूनी आधार है? हाँ, इसका आधार है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड का आदेश 20 नियम 18। आदेश 20 नियम 18। हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक केक का उदाहरण है। बताइए। प्रारंभिक डिक्री ये तय करती है कि केक में किसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, और अंतिम डिक्री असल में केक को काटकर वो टुकड़ा आपके हाथ में देती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि अदालत का फैसला सिर्फ एक विचार बनकर ना रह जाए, बल्कि हकीकत बने। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मान लीजिए सुनीता ने सारे कागजात के साथ केस फाइल कर दिया। अब असल में कोर्ट के अंदर होता क्या है? पहला दिन कैसा दिखता है? पहला कदम होता है वाद पत्र या प्लेंट तैयार करना। ये एक तरह से सुनीता की तरफ से अदालत को लिखी गई आधिकारिक कहानी है, जिसमें संपत्ति का पूरा ब्यौरा, भाइयों के नाम और केस करने का कारण साफ साफ लिखा होता है। और ये वाद पत्र किसे भेजा जाता है? सिर्फ उन भाइयों को जो हिस्सा नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत जरूरी बात है। नोटिस संपत्ति के सभी हिस्सेदारों को भेजा जाता है, जिन्हें प्रतिवादी या डिफेंडेंट बनाया जाता है। सभी हिस्सेदारों को? हाँ। अब मान लीजिए रमेश और सुरेश के अलावा उनकी एक और बहन होती जो सुनीता का समर्थन कर रही होती, उसे भी प्रतिवादी बनाया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर प्रतिवादी आपका विरोधी ही हो। अच्छा। वो बहन अदालत में आकर कह सकती है कि हाँ, सुनीता का दावा सही है और मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। ये सुनीता के केस को और मजबूत करेगा। अच्छा, ये तो काफी रोचक है। नोटिस मिलने के बाद रमेश और सुरेश क्या करेंगे? वो अपना लिखित जवाब या रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेंगे। ओके। इसमें वो अपनी कहानी बताएंगे कि वो सुनीता को हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते। हो सकता है वो कहें कि पिता ने अपनी जिंदगी में ही जुबानी बंटवारा कर दिया था, या शादी में हुए खर्च को ही हिस्सा मान लिया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के सबूतों की जांच होती है, गवाहियां होती हैं, और फिर जाकर अदालत पहले प्रारंभिक डिक्री सुनाती है। ये तो काफी लंबी प्रक्रिया लगती है। तो मान लीजिए कुछ साल बाद सुनीता केस जीत जाती है और उसके हक में अंतिम डिक्री भी आ जाती है। क्या अब लड़ाई खत्म हो गई? उसे उसका हक मिल गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नए और बहुत जरूरी चरण की शुरुआत है। अच्छा। डिक्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जब तक आप उसे जमीन पर लागू न करवाएं। इसके बाद 3 सबसे जरूरी काम होते हैं। पहला, दाखिल खारिज या म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी डिक्री के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड, जिसे रजिस्टर 2 कहते हैं, उसमें जमीन के उस टुकड़े को अपने नाम पर चढ़वाना। और दूसरा उस हिस्से पर कब्जा प्राप्त करना यानी पोजेशन लेना। अगर भाई कब्जा नहीं दे रहे हैं तो अदालत की मदद से जरूरत पड़ने पर पुलिस की मौजूदगी में आपको अपने हिस्से पर कब्जा दिलाया जाता है। और तीसरा है अपील का अधिकार। अगर रमेश और सुरेश फैसले से खुश नहीं है तो वो एक तय समय सीमा के अंदर ऊपरी अदालत जैसे हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अगर वो उस टाइम लिमिट में अपील नहीं करते तो माना जाता है कि उन्होंने फैसले को स्वीकार कर लिया है। यहीं पर शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भूमिका आती होगी, जो इन प्रक्रियाओं को और साफ करते हैं। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझने में बहुत मदद करते हैं। जैसे एक बहुत पुराना केस है फूलचंद बनाम गोपाल लाल का, 1967 का। उसमें कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 1 से ज्यादा प्रारंभिक डिक्री भी जारी की जा सकती हैं। 1 से ज्यादा? वो कैसे? मान लीजिए सुनीता के केस में प्रारंभिक डिक्री आ गई कि तीनों का बराबर हिस्सा है, लेकिन अंतिम डिक्री आने से पहले ही भाई रमेश की मृत्यु हो जाती है और उसके 2 बेटे हैं। अब तो हिस्सेदारी बदल गई। हाँ, बिल्कुल। तो अदालत रमेश के बेटों के हिस्से तय करने के लिए एक और संशोधित प्रारंभिक डिक्री जारी कर सकती है। ये सिस्टम को लचीला बनाता है। ये तो बहुत व्यावहारिक बात है। और हाल के कुछ फैसलों के बारे में क्या? हाल के फैसले तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यानी देरी पर चोट करते हैं। 2022 के कट्टुकंडी इडाथिल कृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अच्छा, क्या हुआ उसमें? कोर्ट ने कहा कि एक बार प्रारंभिक डिक्री पास हो जाने के बाद
निचली अदालत को अंतिम डिक्री की कार्रवाई के लिए खुद ही यानी स्वमोटू आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सुनीता को अंतिम डिक्री के लिए अलग से अर्जी देने की। बिल्कुल, अब उसे अर्जी देने की जरूरत नहीं है। ये अदालतों की तरफ से देरी को कम करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, पहले वकील या पक्षकार की अर्जी का इंतजार होता था, जिसमें कभी-कभी सालों लग जाते थे। केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहता था। अब अदालत की जिम्मेदारी है कि वो मामले को खुद आगे बढ़ाए, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आए। ये वादी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला? हाँ, 2024 का अब्दुल रज़ाक लस्कर मामला। इसमें कोर्ट ने सिविल कोर्ट और राजस्व अधिकारियों के काम का बंटवारा साफ कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जो जमीनें खेती की हैं और जिन पर लगान यानी राजस्व चुकाया जाता है, उन मामलों में सिविल कोर्ट सिर्फ ये तय करेगी कि किसका कितना हक है। और बंटवारा? जमीन को असल में नाप कर बांटने का काम कलेक्टर या राजस्व अधिकारी करेंगे। इससे अधिकार क्षेत्र का जो कंफ्यूजन था वो खत्म होता है और प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। ये सारी जानकारी तो बहुत काम की है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जब विभाजन का केस फाइल ही नहीं किया जा सकता? हाँ, 2 मुख्य परिस्थितियां हैं जहां ये मुकदमा लागू नहीं होता। क्या है वो? पहला है पूर्व पंजीकृत विभाजन। अगर कई साल पहले ही भाइयों और बहन के बीच एक रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है, सबको अपना अपना कब्जा मिल गया है और सबने अपने हिस्से का दाखिल खारिज भी करा लिया है, तो कानून की नज़र में वो संपत्ति पहले से विभाजित मानी जाती है। तो मतलब अगर बाद में सुनीता के हिस्से के पास से हाईवे निकल जाए और उसकी जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ जाए, तो रमेश और सुरेश दोबारा बंटवारे की मांग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। कानून ऐसे अवसरवादी मुकदमों को रोकता है। बंटवारा एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति है सिर्फ कब्जे का विवाद। अगर रमेश, सुरेश और सुनीता तीनों इस बात पर सहमत है कि सबका 1/3 हिस्सा है, लेकिन झगड़ा सिर्फ इस बात पर है कि सड़क के किनारे वाला टुकड़ा किसे मिलेगा। अच्छा। तो ये कब्जे का विवाद है, विभाजन का नहीं। इसके लिए दूसरे कानूनी रास्ते हैं, लेकिन पार्टीशन सूट सही उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ हिस्सों पर कोई विवाद ही नहीं है। तो आज हमने देखा कि संपत्ति विभाजनवाद सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये तब एक जरूरी हथियार बन जाता है जब परिवार के अंदर विश्वास और संवाद खत्म हो जाता है। सही कानूनी आधार, वंशावली जैसे मजबूत दस्तावेज और एक तय प्रक्रिया का पालन करके सुनीता जैसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति में अपना हक हासिल कर सकता है। अंत में ये प्रक्रिया एक सैद्धांतिक अधिकार को एक वास्तविक भौतिक संपत्ति में बदलने का अंतिम और आधिकारिक जरिया है। जब सहस्वामियों के बीच भरोसा टूट जाता है, तो कानून ये सुनिश्चित करता है कि हर उत्तराधिकारी को वो हक मिले जिसका वो अधिकारी है, चाहे दूसरे लोग चाहें या ना चाहें। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में उठता है। ये प्रक्रिया, जो अक्सर 2 से 5 साल या उससे भी ज्यादा चल सकती है, इसमें कानूनी लड़ाई जीतने और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा। और क्या सालों की इस कड़वाहट के बाद जब सुनीता को उसका हक मिल भी जाए, तो क्या रमेश, सुरेश और सुनीता के रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।